जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ एक बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ पे। आज का दिन आज मेडिकल के लिए एक एंट्री टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है। मैं पेशावर से बोल रहा हूँ और यहाँ पे एक एंट्री टेस्ट बच्चों के लिए मुनक्किद हो रहा है कि जिसमें हजारों बच्चे और बच्चियां आके ये टेस्ट लेंगी। ये एक फिल्टर है, ये मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले फिल्टर है जो कि हम इन बच्चियों पे लगाते हैं कि जिन्होंने एफएससी की होती है। तो इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सोचें इस प्रोसेस पे, इस फिल्टर पे, या ये जो फिनोमेना बना हुआ है इस पे आप सीरियसली सोचें ताकि हम किस तरफ पे जा रहे हैं और हम इन बच्चियों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए या उनको इस फील्ड में लाने के लिए हमारी जो ये हम जो स्टेप्स उठा रहे हैं इसकी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है। जी, ये जो आप रश देख रहे हैं ये आज मेडिकल के लिए एक एंट्री टेस्ट है और याद रखिएगा कि ये एमडीकेट टेस्ट नहीं है बल्कि ये नेस्ट का टेस्ट है जिसमें ये तमाम बच्चे बच्चियां ये आ रही हैं। उनके पेरेंट्स गाड़ियां यहाँ मेन रोड पे पार्क करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ ये सेंटर ही आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन ये हज़ारों की तादाद में ये बच्चियां आ रही हैं और ये टेस्ट दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम बच्चों के एग्ज़ाम करवा रहे हैं जब वो एफएससी करते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स से करते हैं और ये सब वो बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स से आए होते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो हम इनको फिर एक दूसरे एग्ज़ाम को सब्जेक्ट करते हैं जो कि एंट्री टेस्ट्स होते हैं। पहले ये बच्चे जब अपनी एफएससी करते हैं तो एफएससी में मेहनत कर रहे होते हैं, जान मार रहे होते हैं। इसके बाद फिर ये बच्चे मुख्तलिफ एकेडमीज़ में जाके अपने ये एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और उस एंट्री टेस्ट में वो कोई मुफ्त नहीं होते, वो भी हाई वैल्यूड होते हैं जिस पे उन्हें बड़ी बड़ी फीसें देनी होती हैं। बहुत से बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ ये दूर दराज के इलाकों से होते हैं, मेन सिटी से उनका ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो यहाँ पे आके फिर वो हॉस्टल्स में रहते हैं तो वो हॉस्टल्स का ख़र्चा एक एडिशनल ख़र्चा हो जाता है इसके ऊपर। इसके लिए बुक्स, उसके लिए तैयारी लेते हैं। इसके बाद जब ये एंट्री टेस्ट होता है तो एंट्री टेस्ट की अपनी कोई वैल्यू है, कोई 50% है, जितना भी है वो उसकी वैल्यू है। इसकी एफएससी के मार्क्स हैं, इसके मैट्रिक के मार्क्स हैं, ये मिलके फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। सोचने की बात ये है कि ये जो एंट्री टेस्ट हमने रखे हुए हैं, एक तरफ से अगर ये एक हमारे स्टूडेंट्स पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर है तो दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स पे इकोनॉमिकली ये एक दूसरा एक्स्ट्रा प्रेशर है, उन पे लोड है, उनकी बड़ी बड़ी फीसेस हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर हमें एंट्री टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये जो हमारी एफएससी है, हमारे बोर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो हमारे बोर्ड्स, हमारे एफएससी जो हैं, क्या वो बच्चों की जो उनके एग्ज़ाम लेवल्स है तो क्या वो क्वेश्चनेबल है? क्या उस पे हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है वो मार्क्स उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनकी मेरिट की या उनकी कैपेबिलिटीज़ की? अगर ये हालत है तो फिर हमें बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स के जो एफएससी के एग्ज़ाम्स हैं उस पे काम करना चाहिए। ऐसा सिस्टम डिवाइस करना चाहिए कि जिस सिस्टम पे वो अपने
जो मेरिट हो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके जो मार्क्स हो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो उनके मेरिट्स के, न कि ये हो कि अपना बच्चे जो हैं ये एक एग्ज़ाम से जाएं, दूसरे एग्ज़ाम से जाएं, तीसरे एग्ज़ाम से जाएं। दूसरी बात जो अहम है वो जो हम नहीं जिसकी तरफ हमारा ख्याल शायद नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इंडस्ट्री इन अ सेंस कि इसकी एकेडमीज़ हैं, कोचिंग एकेडमीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फीसिस लेते हैं और ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है पेरेंट्स पे। दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर बच्चा जो कि इस एग्ज़ाम में बैठता है वो हज़ारों रुपए दे के बैठता है। ये अभी आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट में बहुत सारे इसके बाद फिर ये जो MD-CAT है वो देंगे, फिर वो अगर MD-CAT में आ गए तो फिर वहाँ पे जाएंगे, ये छोड़ जाएंगे। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट प्रेशर। तो हम जो हमारे बच्चे जिन्होंने अगर मेडिकल में जाना है या फिर जिन्होंने बाद में इंजीनियरिंग में जाना है, जिन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को जिन्होंने हमारे मुल्क को बर्दाश्त करना है, उसको उन्होंने एक फेस करना है, तो उसके लिए हम उनको शुरू से ही इतने प्रेशर में डाल रहे हैं। अगर डॉक्टर है, अगर इंजीनियर है तो वो एक प्रोडक्ट होता है। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं अब कम्युनिटी की सर्विस के लिए, जो हमारे कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी के जो हेल्थ नीड्स होती हैं उस नीड्स को मीट करने के लिए, और वो हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस प्रोडक्ट को अगर हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर जब हमारी FSC अगर वो ये ना कर सके कि इनको इस एनेबल कर सके कि वो आगे जाके मेडिकल कॉलेजेस में हमें ये पता ना हो कि हमारी जो FSC के बोर्ड्स हैं वो जो हमें प्रोडक्ट दे रही हैं, वो जो हमें स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उनकी जो मार्क्स हैं, उनकी जो मेरिट है, अगर वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और हमारा ख्याल ये है कि ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने के बाद शायद वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे FSC का मकसद क्या है? तो फिर हमारे FSC का मकसद क्या है? फिर हमारे मैट्रिक का मकसद क्या है? तो बजाय इसके कि हम इनको एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में डालें, दूसरे से फिर तीसरे फिल्टर में डालें, तीसरे से फिर चौथे फिल्टर में डालें, और एट द एंड हमें ये पता ना हो कि ये जो हमने फिल्टर किया हुआ है, ये फिल्टर प्रोडक्ट हमारा जो है वो ट्रू है भी कि नहीं है, तो इससे हमारा फायदा क्या है? एक और बात, जब ये बच्चे मेडिकल कॉलेज से होके आते हैं और जब वे मेडिकल कॉलेज MBBS करके आते हैं, तो हम इनको फिर एक और फिल्टर में डालते हैं, उनके फिर एग्जाम्स करते हैं, नेशनल लाइसेंसिंग इनकी जो है ना वो सर्टिफिकेशन होती है, फिर हम उनको परमिशन करते हैं कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतने फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत क्या है? अगर ये फिल्टर्स हम लगा रहे हैं, इसका मकसद है कि हम जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो आपके स्कूल्स हैं, फिर इसके बाद आपके कॉलेजेस हैं जो FSC करवाते हैं, फिर आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि आपको मेडिकल डिग्री देते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो असेसमेंट है उन पे हमारा एतबार नहीं है। अगर उन पे हमारा एतबार नहीं है तो ये किसी दूसरे मुल्क के नहीं है, इसी मुल्क के हैं। तो फिर हमें बजाय इसके कि सिस्टम को स्क्वायर जीरो से टी करना चाहिए, हम एक और फिल्टर लगा देते हैं, हम एक और फिल्टर लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो बोझ पड़ता है वो स्टूडेंट्स पे, उनके पेरेंट्स के जेबों पे पड़ता है। तो मेरा ख्याल में हमें असेसमेंट करनी चाहिए और हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, न कि हम फिल्टर डालें और फिल्टर डालें और फिल्टर डालें और अननेसेसरी हम इकोनॉमिकल बर्डन्स डालें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पे भी और स्टूडेंट्स पे भी। और इसके साथ साथ हम उनको इतना स्ट्रेस दें कि जिस स्ट्रेस के ज़रिए वो जब अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस में आते हैं तो फिर उनकी वो परफॉर्मेंस डेफिनेटली अफेक्टेड होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी एनर्जीज लगा चुके होते हैं। मैं खुद भी अपनी बच्ची को ही ड्रॉप करने के लिए आया हूँ और ये मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी बच्ची, मेरी छोटी बच्ची को
सेंटर में ड्रॉप करने के बाद वो आएगी, फिर मैंने चले जाना है, और उसके बाद जब उसका 1:30-2 बजे ख़त्म होगा फिर मैंने उसको पिक करना है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम एज ए नेशन किधर जा रहे हैं। हमें अगर अपने इंस्टीट्यूशंस पे एतबार नहीं है, या अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली असेसमेंट नहीं करते, तो इसमें स्टूडेंट का कोई गुनाह नहीं है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का कोई गुनाह नहीं है। इसमें हमें अपने सिस्टम को चेंज करना चाहिए, न कि हमें वो फिल्टर पे फिल्टर लगाना चाहिए। याद रखिएगा कि हर फिल्टर, जो भी हम फिल्टर लगाते हैं, वो फिल्टर मुफ्त नहीं है। वो अगर एक तरफ पे पेरेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे इकोनॉमिकल प्रेशर डालता है, इकोनॉमिकल बर्डन डालता है, वहां पे स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस लेवल भी काफी ज्यादा करता है। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि हमें फिल्टर पे फिल्टर डालने की बजाय अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये देखें, ये जो सैकड़ों स्टूडेंट्स, बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, ह्यूज रश है। तो ये सिर्फ उस फिल्टर की वजह से कि जो लगाई गई है कि हम इनमें से उन लोगों को पिक करें जो मेडिकल कॉलेज में जो कि जा सकेंगे, जो वहाँ पे पढ़ने के काबिल होंगे। याद रखिएगा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी की है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं फिर जिसके बाद उन्होंने कोचिंग एकेडमीज की हैं, कोचिंग एकेडमीज में गए हुए हैं, और कोचिंग एकेडमीज में भी वो मुफ्त नहीं गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी उस पर पैसे लगाए हुए, फीसिस दिए हुए। इस तरह के मैंने कहा कि वो बच्चे बच्चियां जो कि मेन सिटी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो जब इधर आते हैं तो यहाँ पे वो हॉस्टल्स में रहते हैं, वो एडिशनल बर्डन होता है, वो उनकी सिक्योरिटी और एक एडिशनल बर्डन होती है। तो मेरा ख्याल में कि ये एंट्री टेस्ट न सिर्फ ये कि बच्चों पे मेंटल स्ट्रेस है, उनके पेरेंट्स पे भी मेंटल स्ट्रेस है, और इकोनॉमिकल स्ट्रेस तो है ही है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। और मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि फिर हम ये करें कि जी जो मेडिकल में गए, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद, फिर मेडिकल में जाने के बाद फिर लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे, फिर इनको परमिशन मिलेगी, और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। जब ये MBBS करते हैं, फिर नेशनल लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट पास करते हैं, फिर इसके बाद इनको स्पेशलाइजेशन करनी होती है, फिर इनको पार्ट 1 देना होता है, इनको पार्ट 2 देना होता है, उसकी फिर तैयारी करनी होती है, उसके फिर सालों उनको ट्रेनिंग लेनी होती है, एग्जाम्स देने होते हैं। और जिस वक्त हमारा प्रोडक्ट, हमारा हमारी यूथ जब वो कम्युनिटी में आती है सर्व करने के लिए, तो उस वक्त वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र वो गुजार चुके होते हैं। वो 27, 28, 29, 30 साल तक पहुंच चुके होते हैं, और उनकी एनर्जीज भी डाउन द हिल होती हैं। तो हमें अपने सिस्टम्स को वेरी सीरियसली वी नीड टू लुक इनटू इट कि हमें टाइम, देखिए टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, एनर्जीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब तक हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट को ठीक नहीं करेंगे, कि जब तक हम ये तमाम एनर्जीज को कंजर्व नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं इस कम्युनिटी को, वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग सर्विंग होगा, जो कि ड्यूरेबल होगा। और इसके बाद फिर आप ये कहना कि फिर डॉक्टर्स जो हैं ये प्रोफेशनल्स नहीं रहते, या फिर उनमें वो फाइनेंशियल गेन्स की तरफ उनको तवज्जो होती है। देखिए, ये लाइफ एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है। तो ये बच्चे जो इस लाइन में आते हैं, तो इस लाइन में जो इतनी ज़्यादा मेहनत करना, टाइम इन्वेस्ट करना, पैसे इन्वेस्ट करना, वेट करना, इन कंट्रास्ट टू दैट उनके वो कलीग्स, वो इनके क्लास फेलोज जो कि दूसरी लाइन्स में जाते हैं, जो कि जल्दी
embark on करते हैं एक अपनी फैमिली के लिए, अपनी वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं, अर्निंग सोर्स बन जाते हैं, तो इनको और इनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो अर्ली स्टार्ट लेते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअली वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं, जबकि हमारे जो बच्चे बच्चियां जो कि बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरते हैं, इस प्रोसेस में वो टाइम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर वो बेचारे अपने फैमिलीज़ के लिए, अपनी फैमिलीज़ के सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल गेन्स की तरह अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो फिर उस पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। तो मेरे ख्याल में as a nation we need to address these issues as well। ये अब एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है और एक एम है, बच्चों को कहा जाता है या इसको इस तरह ग्लैमराइज किया जाता है कि बस सिर्फ मेडिकली एक फील्ड है और दूसरी फील्ड नहीं है, और इसके बाद बच्चे भी वो इसी की तरफ आते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चे डॉक्टर्स ही बने, और इस सूरत में जो ये जितने लंबे प्रोसेस से ये पास गुजर रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, जिनमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, तो इससे नेचुरली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हमारा ख्याल ये होगा कि शायद हम इसको बहुत ड्यूरेबल बना रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं, हाई क्वालिटी बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों को एड्रेस कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये दिन से हर नए साल दिन गुजरते ये एक ह्यूज प्रेशर बर्डन बन गया है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत शायद नहीं होगा कि एक माफिया बन गया है ये कोचिंग एकेडमीज, ये तमाम चीज़ें। तो मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि हमें इतने फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारा सिस्टम इन बच्चों को जब प्रोफेशनल कॉलेजेस की तरफ ला रहा है, जब वो मैट्रिक से निकल के आते हैं, जब वो एफएससी से निकल के आते हैं, तो शायद हमें उन इंस्टीट्यूशंस पे एतबार नहीं है। वरना ये बच्चे कोई ऐसी मुंह उठा के चले नहीं आते। इन सब ने मैट्रिक भी किया होता है, इन सब ने एफएससी भी किया होता है और बहुत हाई अच्छे मार्क्स ले चुके होते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि हमें एज ए नेशन इस बात की तरफ सीरियसली देखना चाहिए। तो मेरे व्यूअर्स, ये पॉइंट था जो कि मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि, और ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो अभी अगले हफ्ते जो एमडी केट का एग्जाम होगा, यकीन करें ये उसका 1/10 भी नहीं है जो आप लोगों ने देखा। अगले हफ्ते अगले संडे को एमडीकेट होने जा रहा है, और उसमें जो हजारों लोग, हजारों बच्चे, ये कोई 2-3-4 हजार नहीं, कोई 70-80 हजार बच्चा शायद वो आएगा, वो एमडीकेट का एग्जाम लेगा। और वो जो एक बच्चा है वो अपने पहले मैट्रिक तक करने पे अपना टाइम, पैसे और वो इन्वेस्ट कर चुका है, फिर एफएससी में कर चुका है या कर चुकी है, इसके बाद वो कोचिंग एकेडमी में गया है या गई है, और उसके बाद यहाँ आते हैं और इसमें भी फिर आप फ्यू लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें फिल्टर लगाते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो वो बच्चे जो कि स्ट्रेस, जो कि एक उनकी जॉब ऑलरेडी फुल ऑफ स्ट्रेस है, उनको हम शुरू से ही जब स्ट्रेस में उनको भी रखेंगे, उनके पेरेंट्स को भी रखेंगे, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके उन्होंने फिर सर्विस एक बेस्ट लेवल पे करनी है। वो ऑलरेडी हम इनको एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं। तो हमें कैरियर काउंसलिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम बच्चों को भी हम कैरियर काउंसलिंग करें, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी समझाने की ज़रूरत है। और ये कैरियर काउंसलिंग बच्चे के 9th और 10th में और एफएससी के लेवल पे और ए लेवल पर इनको करनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। और काउंसलिंग से मुराद ये नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि जी आपके पास फलाने फील्ड्स हैं, उधर जाएं। वो बच्चों की कैपेबिलिटीज को देख के, बच्चों की रुझान को देख के, बच्चों की पर्सनैलिटी असेसमेंट करके फिर वो काउंसलर बताता है कि इस बच्चे ने आगे जाके किस फील्ड में बेस्ट सूट होगा। तो बस आज यही कहने वाला था आप लोगों से कि ये जो हम फिल्टर्स लगा रहे हैं बच्चों को
آگے لانے میں ان کے رستوں پہ، تو ہمیں ان پہ ایز اے نیشن اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں سائنٹیفکلی اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے اور ہمیں سائنٹیفکلی اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اور اس دعا کے ساتھ کہ بیسٹ آف لک ٹو آل دی اسٹوڈنٹس، تمام بچے اور بچوں کے لیے بیسٹ آف لک جو کہ آج آ رہے ہیں اور یہ نمس کا ٹیسٹ دے رہے ہیں. اللہ کرے ان کی مستقبل روشن ہو. اللہ کرے وہ ایک مفید پروڈکٹ بن کے ہماری سوسائٹی میں اپنا رول ادا کریں. اور اللہ کرے ان کے پیرنٹس کو جو انہوں نے محنت کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنی فائنینشیل لوڈز ان کے لیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.